नमस्कार, टू द पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव को लेकर हर कोई अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष जिस भी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करता है वो दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है। जिस मुद्दे पर विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने की तरफ कदम बढ़ाता है उसको मोदी सरकार रोक लेती है या फिर विपक्ष से वो मुद्दा ही छीन लेती। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया में फूट पड़ने की खबरें सामने आने लगी। जातिगत जनगणना के मुद्दे को विपक्षी गठबंधन इंडिया लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही थी। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना को लेकर सियासी बिसात बिछाने में जुटा हुआ था, लेकिन अब ये इंडिया के घटक दलों के बीच सिर्फ तकरार ही नहीं बल्कि गठबंधन के गले का फाज भी बन रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। ऐसे में ममता के स्टैंड से विपक्षी गठबंधन के घटक दल हैरान हैं, जिसके चलते सवाल उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ सकती है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। मोदी सरकार ने फिर चला नया दांव, विपक्ष से छीना सबसे बड़ा मुद्दा। विशेष सत्र में हो सकता है बड़ा खेल, विपक्षी गठबंधन से ममता बनर्जी हुई नाराज। जिस दिन से संसद के विशेष सत्र की घोषणा हुई है, कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही। राजनीतिक गलियारों में हर उस मुद्दे पर चर्चा हो रही है जिससे सत्ता पक्ष की एनडीए सरकार अगले चुनावों में इंडिया गठबंधन को चुनौती दे सके। जिन मुद्दों की सबसे अधिक चर्चा है उनमें से एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण और यूसीसी बिल पेश होना खास है। पर इन सबके बीच चर्चा का सबसे प्रमुख मुद्दा अन्य पिछड़ा वर्ग के सब कैटेगराइजेशन के संबंध में न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की एक रिपोर्ट हो गई। कहा जा रहा है कि सरकार इसे संसद के विशेष अधिवेशन में पेश कर सकती है। ये रिपोर्ट जुलाई में ही कमीशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। जाहिर है कि इस मुद्दे पर विपक्ष की बोलती बंद हो सकती है, पर इसका एक और पक्ष भी है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू जरूर किया, पर उन्हें ओबीसी कम्युनिटी का वोट हासिल करने में सफल साबित नहीं हुए। दूसरे, बीजेपी को अपने कोर वोटर के नाराज होने का भी खतरा है। पार्टी के अंदर भी इसे पेश किए जाने और लागू किए जाने को लेकर मतभेद हैं। आपको बता दें कि रोहिणी कमीशन का गठन क्यों हुआ, क्या इसकी फाइंडिंग्स है और इसका क्या राजनीतिक इम्पैक्ट होने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। कब और क्यों हुआ रोहिणी आयोग का गठन? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी देश की आबादी की करीब 41% है, पर मंडल आयोग के हिसाब के करीब 52% है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद से ओबीसी वर्ग को केंद्र सरकार की नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 27% आरक्षण मिलता है, पर शिकायत रही है कि ये लाभ कुछ मुट्ठी भर लोग हथिया ले रहे हैं। जिनको वास्तव में जरूरत है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। आयोग का प्राथमिक उद्देश्य ओबीसी के बीच आरक्षण लाभ के उचित वितरण के लिए विधि, आधार और मानदंड तैयार करना था। सरकार ने इसी सोच को आधार में रखकर अक्टूबर 2017 में रोहिणी कमीशन बनाया था। आयोग का ये काम सौंपा गया कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करीब 2500 ओबीसी जातियों की सब कैटेगरी तय करने के बाद 27% कोटा को उनके अनुपात में किस तरह दिया जाए कि किसी के साथ अन्याय ना हो सके। दक्षिण भारत के राज्यों में इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इरादा यह था कि ओबीसी लिस्ट में शामिल प्रभावशाली जातियों के कोटा की एक लिमिट तय की जाए ताकि ओबीसी की कमजोर जातियां भी आरक्षण का लाभ उठा सके। क्या है रिपोर्ट में? रोहिणी आयोग ने ओबीसी कोटा के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों और प्रवेश के आंकड़ों का विश्लेषण किया। दरअसल आयोग को पता चला कि सभी नौकरियों और शिक्षा के लिए कॉलेजों की सीटों में से 97% हिस्सा ओबीसी उपजातियों की 25% के पास है। करीब 1983 ओबीसी समुदायों को सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सीट के रूप में हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं मिली। सूत्रों के मुताबिक लगभग 1100 पन्नों की सौंपी गई रिपोर्ट में सिफारिशें 2 भागों में विभाजित है। रिपोर्ट का पहला भाग ओबीसी आरक्षण कोटा के न्याय संगत वितरण से संबंधित है, तो दूसरे भाग देश में वर्तमान में सूचीबद्ध 2633 पिछड़ी जातियों की पहचान, जनसंख्या में उनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व और अब तक आरक्षण नीतियों से उन्हें मिले लाभों से संबंधित डेटा को संकलित किया गया है। मीडिया में जो जानकारियां सामने आ रही है उसके तहत ओबीसी आरक्षण को 3 से 4 श्रेणी में बांटने की सिफारिश की गई है।
प्राथमिकता में ऐसी जातियों को रखने की सिफारिश की गई है जिन्हें अब तक आरक्षण का एक बार भी लाभ नहीं मिला है। ओबीसी की जातियों में इनकी संख्या करीब 1,500 है। ये बात अलग है, इनकी आबादी बाकी ओबीसी जातियों के मुकाबले काफी कम है। वहीं दूसरी श्रेणी में 1,000 के करीब ऐसी जातियों को रखा गया है जिन्हें आरक्षण का लाभ 1 या 2 बार मिला है। इन्हें भी बंटवारे में 10% आरक्षण प्रस्तावित किया गया है, जबकि बाकी के बचे 7% आरक्षण में उन जातियों को रखा है। ये करीब 150 जातियां हैं जिन्होंने अब तक ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ लिया है। क्या जातिगत जनगणना का दबाव है? वहीं रिजर्वेशन की राजनीति करने वाली पार्टियों की लंबे समय से मांग रही है कि देश में जातिगत जनगणना हो। मंडल कमीशन के हिसाब से देश की आबादी में 52% ओबीसी, क्योंकि 1931 के बाद जातिगत जनगणना कभी नहीं हुई, इसलिए मंडल कमीशन ने इसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। ओबीसी नेताओं अनुमान है उनको आबादी के मुताबिक कम आरक्षण मिल रहा है। ऐसे में निश्चित है कि अगर ओबीसी जातियों की जनसंख्या 1931 की जनगणना के मुकाबले अधिक निकलती है तो मंडल समर्थकों की ओर से 27% कोटा को बढ़ाए जाने की मांग की जाएगी, जिससे देश में एक बार फिर से आरक्षण के नाम पर माहौल तनावपूर्ण होगा। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि जिस तरह की घटनाएं मंडल कमीशन को लागू करने के बाद हुई थी वैसी घटनाएं फिर दोबारा हो। यही कारण है कि यूपीए गवर्नमेंट हो या फिर एनडीए सरकार, कोई भी जातिगत जनगणना की बातें तो करती है पर वास्तव में इससे दूरी बना लेती। सबसे पहले सितंबर 2009 में कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र भेजकर ओबीसी जनगणना की मांग उठाई थी। यूपीए सरकार ने बीपीएल सर्वे में ओबीसी गणना को शामिल किया पर जातिगत जनगणना कराने की जहमत नहीं उठाई। बीजेपी ने भी कभी जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध नहीं किया। बिहार बीजेपी तो जातिगत जनगणना की मांग करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भी शामिल रही। राजनाथ सिंह ने भी एक बार जातिगत जनगणना कराने का वादा किया था, पर बीजेपी सरकार ने जातिगत जनगणना के बजाय ओबीसी जातियों के सब कैटेगराइजेशन की दिशा में कदम उठाए। वहीं सत्तारूढ़ दल की निगाहें अपने अति पिछड़ों वोटों को सहेजने की है। समझा जा रहा है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से ओबीसी के बीच अति पिछड़ों और मजबूत पिछड़ों का अंतर दिखाकर राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है। ऐसा माना जाता रहा है कि उत्तर भारत में ओबीसी आरक्षण का लाभ यादव, कुर्मी, मौर्य, जाट, गुज्जर, लोध, माली जैसी जातियों को ही मिला है। अब इन सबके बीच में बिहार में नीतीश की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार जातिगत सर्वे करा रही, तो वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मांग को लगातार उठा रहे हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना पर इंडिया में तकरार। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया की डिनर पार्टी में गठबंधन के घटक दल चाहते थे कि जातिगत जनगणना को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया जाए, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इसके लिए तैयार नहीं हुई। खड़गे के घर हुई बैठक में टीएमसी से डेरेक ओब्रायन शामिल हुए थे और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं है। टीएमसी के स्टैंड और ममता के अड़ियल रवैये से जेडीयू, सपा, आरजेडी के नेता हैरान हैं। खड़गे के घर हुई बैठक में कोई अहम फैसला नहीं हो सका। खड़गे के घर बैठक खत्म होने के बाद सपा, जेडीयू, आरजेडी और एनसीपी के नेताओं की आपसी बातचीत हुई। इन सभी दलों के बीच तय हुआ कि अगर इस मामले में जल्द कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर 14 सितंबर को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हर हाल में कोई फैसला करना पड़ेगा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सपा, जेडीयू, जेएमएम, आरजेडी, एनसीपी, डीएमके और कांग्रेस एकमत है। कांग्रेस के एक बड़े नेता के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी को जातिगत जनगणना से क्या विरोध है। बंगाल में भले ही ये उनके लिए कोई मुद्दा ना हो, पर बिहार और यूपी जैसे राज्यों के लिए ये बड़ा चुनावी मुद्दा है। मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में सबसे पहले तो इस मुद्दे को नीतीश कुमार ने उठाया था। बिहार के मुख्यमंत्री ने मुंबई में कहा था कि हम सब लोगों को इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रस्ताव पास करना चाहिए, जिससे देश में बड़ा सियासी संदेश जाएगा। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी कहा था कि जातिगत जनगणना के एजेंडे पर हम बीजेपी को घेर सकते हैं। तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि हम तो पीडीए यानी कि मतलब कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के नारे पर चुनाव लड़ने का प्लान कर चुके हैं। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन यादव ने तब कहा था कि एनडीए में भी कई पार्टियां जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी इसके पक्ष में, तो वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी जातिगत जनगणना पर राजनीतिक प्रस्ताव के हक में है।
वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि जातिगत जनगणना के बारे में वो बहुत ज्यादा नहीं जानती, उन्हें पहले इस मामले को समझना होगा, तभी कोई फैसला कर पाएंगे। उनके विरोध पर विवाद बढ़ गया, फिर कांग्रेस ने बीच बचाव किया और तय हुआ कि अगली बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और तब तक ममता बनर्जी को भी इस केस को समझने का समय मिल जाएगा। हालांकि इसके बावजूद जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने जवाब बनाए रखा। इससे नाराज होकर ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से गैर हाजिर रहे। अब ये माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना विपक्ष के लिए हथियार नहीं बल्कि सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है, जिसको लेकर विपक्षी एकता में फूट पड़ रही। फिलहाल के लिए टू द पॉइंट में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।